हमारी चाय की दुकान थी और हलवाई की दुकान थी। तो उस समय आपको कैसे ये नॉलेज थी कि भाई हाँ भाई ये जो चालान किया है वो फर्जी चालान किया है, फर्जी जुर्माना इन पर लगाया गया है और आपने एकदम से ही आपने चालान बुक भी फाड़ दी? नहीं, मुझे अपने अधिकारों को भाई मैं पढ़ता था, लोगों के बीच बैठता था और मुझे इस चीज़ का ज्ञान था कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। जब लोग सोचते नहीं थे, हम अखबार भी पढ़ते थे, हमारी घटनाएं जानकारी में पुलिस वाले भी, वकील भी और जो है सरकारी महकमे के लोग भी, प्राइवेट लोग भी सारे बैठते थे, तो वहीं से ज्ञान मिलता था। कैट विधानसभा की सीट है वो भाजपा के ही नाम है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो कैसे आप वहाँ भाजपा के जो प्रत्याशी रहेंगे उनको कैसे आप चुनौती दे पाएंगे वहाँ? देखिए लोकेश भाई, जो भारतीय जनता पार्टी ने गड्ढा खोदा था उस SIR का, उसमें खुद जाके गिर गई है और वो दफन हो गई है। तो जब उन्होंने खुद दफन मान लिया, दफन हो रही है, तो वो तो होना शुरू हो गई है। यहाँ राम के नाम के लूट नहीं मचेगी, या भारतीय जनता पार्टी की गुलामियत की वोट नहीं पड़ेगी, या आज़ाद समाज पार्टी के आज़ाद वोट पड़ेंगे। राम मंदिर वाला पैसा, इसका मतलब इन्होंने व्यवस्था इनके पास ही है, इसका मतलब तो इनके बाप का पैसा है भारतीय जनता पार्टी वालों का। ये सभी यहाँ के एक एक टैक्स पेयर का पैसा है, एक एक गरीब जनता का पैसा है, जो 1.25 पैसे की सुई भी खरीदती है उसमें टैक्स देती है। जैसे इन्होंने दिल्ली के अंदर हमारे बच्चों पे, हमारी बहन बेटियों पे लाठियां बरसाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो सही, हम लोगों ने भी, हमारी माताओं बहनों ने भी, हमारे भाइयों ने भी, हमारे युवाओं ने भी लाठियां तैयार कर रखी है, तेल पिलाना शुरू कर दिया है। आ जाए योगी जी वहाँ से यहाँ आए कैंट पे, अब बताएंगे हम इन्हें। जिसे गढ़ बता रहे थे, अब गढ़ हमारे यहाँ 50 किलोमीटर ही दूर जाना पड़ेगा उन्हें। गढ़ बताना होगा ना कि गढ़ पे आ गया हूँ मैं, तो 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा दावा किया है कि खुद मुख्यमंत्री भी अगर इस सीट से चुनाव लड़ेंगे आपके साथ, योगी आदित्यनाथ, तो उनको भी 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वो भी कैंट से नहीं जीत पाएंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं आप। जीतेंगे कहाँ से? वोट से तो राजा बनता है हमारे यहाँ भाई। मान्यवर बाबा साहब ने यही तो काम किया था कि राजा जो रानी के पेट से नहीं होगा, वोट से होगा। वोट उनके पास कहाँ से आ गई? आइए लड़िए, हम तो कह रहे हैं आइए। देखिए मैं योगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहे मोदी भी जी आ जाए, अब वो तो बेकी हो नहीं बेकी हो, पर संजीव पाल ने चाय बेकी है, उसके पिताजी ने चाय बेकी है, उसकी माता ने चाय बेकी हो। असली चाय वाले के सामने आके चुनाव लड़के दिखा दे, जब हम बता देंगे अगर दूसरे नंबर पे ना आए तो। एक ऐसा शख्स जिसने बाल्यकाल अवस्था से ही लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी हो। जी हाँ, बाल्यकाल अवस्था भी केवल 12 वर्ष की आयु। 12 वर्ष की आयु में उस व्यक्ति ने ऐसे कारनामे कर दिखाए जो बच्चे सोच भी नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन और आप देख रहे हैं LTV। आज आपकी मुलाकात मैं कराऊंगा एक ऐसे शख्स से जिसने बाल्यकाल अवस्था से ही समाज सेवा शुरू की, उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में कदम रखने शुरू कर दिए। पहले कांग्रेस, उसके बाद भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी, फिर RLD और अब आज़ाद समाज पार्टी में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले संजीव पाल जी मेरे साथ आज मौजूद हैं। उन्हीं से बातचीत करता हूँ। संजीव करते हैं। संजीव पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई, और आपके LTV का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक आज़ाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक छोटे से कार्यकर्ता को आपने यहाँ समय दिया। संजीव जी, आपसे जिक्र चल रहा था, आपसे बातचीत चल रही थी, आपके बारे में लोगों ने सुना भी, बात भी की। बताया जा रहा है कि बाल्यकाल अवस्था से ही आपको सामाजिक कार्यों में रुचि थी। समाज पर जब भी कोई पीड़ा होती थी आप सबसे आगे बढ़ते थे। लोगों ने बताया कि 12 वर्ष की आयु में भी आपने एक ऐसा काम कर दिखाया जो आज के बच्चे सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या वो कार्य था, क्योंकि मैं 12 वर्ष की आयु से ही आपके पास में चलता हूँ, क्या वो कार्य था जो लोगों के मुंह पे आज भी चर्चा का विषय बना रहता है? मेरा सबसे पहले कार्य जो आज चर्चा होती है, कभी कभी बड़े बड़े लोग हैं बड़े कर देते हैं, मेरे जो है छिलोरे के रहने वाले अतर प्रजापति जी हैं, अंकल जी हमारे, वो हमारी दुकान पे दूध देते थे, जहाँ मेरे फादर की मुहाना बस स्टैंड पेट्रोल पंप के सामने चाय की हलवाई की दुकान है, वहाँ वो दूध देते थे। तो वो उनका हमारे ही जहाँ हम रहते हैं प्रगति नगर में, हमारे ही बिल्कुल लगा हुआ उनका घर भी है। तो वो वहाँ पे जैसे अपना यहाँ दूध दे देते थे, बच जाता था तो वहाँ घर में ले जाके वहाँ पे बांट देते थे। जो कोई थोड़ा ले जा रहा 250 ग्राम आधी किलो, वो वहाँ बांट लेते थे। तो वो विजिलेंस की एक हमारे यहाँ की एक टीम गई, उन्होंने इस तरह उन्हें व्यवसाय करते हुए, मतलब दूध बेचते हुए देखा, तो उन्होंने उनका विजिलेंस की टीम ने कि आप घर में व्यवसाय चला रहे हैं, आपके यहाँ घरेलू कनेक्शन पे जो आप इस कॉमर्शियल गतिविधि कर रहे हैं, तो उसका उनका 20,000 रुपये का उस दौरान चालान काट दिया। तो वो मायूस होके जब शाम को आए, मैं अपने फादर के साथ दुकान पे ही रहता था, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं दुकान पे बैठ जाता था, रात को मैं अपने फादर के साथ ही दुकान बंद करा के जाता था। तो जब आए तो वो मायूस से थे, वो मेरे फादर से कहने लगे, नो भाई आज
मेरे फादर का नाम खजाना है, खजाना आज तो यार नुकसान हो गया, ऐसे ऐसे विजिलेंस वाले, विजिलेंस तो कहना भी नहीं आता था कि अरे बिजली वाले आए थे और वे काट गया, आज जुर्माना लगा के। तो मैं भी सुन रहा था, मैंने कहा कौन थे अंकल जी, क्योंकि मुझे पता था कि कौन लोग वहाँ बैठ के बातें करते थे। हमारी दुकान पे विजिलेंस की टीम के, हमारी चाय की दुकान थी और हलवाई की दुकान थी, हाँ, पेट्रोल के सामने। तो मुझे पता था वो लोग, क्योंकि कोई और दुकान नहीं थी इधर आसपास के एरिया में, चाहे वो कर्फ्यू का दौरान रहा हो, मेरे याद है 80-82 का दशक भी रहा हो, तो हमारी दुकानें पुलिस वाले अपने प्रोटेक्शन में खुलवाते थे, क्योंकि आसपास कोई और दुकान यहाँ थी नहीं वो अड्डे पर। तो मैं कहने लगा, मैंने कहा अंकल जी क्या जने थे ना, 5 जने थे। मैंने कहा इस तरह की गाड़ी थी ना, हाँ इस तरह का ये थे, कह रहे हाँ। मैंने कोई बात नहीं अंकल जी, वो जो रसीद देंगे तो मैंने कहा मैंने कोई बात नहीं, मैं सुबह मेरे साथ चल रहा हूँ रसीद लेके, और मैंने कहा चलो कल देखते हैं, उस पर बात करेंगे। और ये वो तो कह के गए हैं 1 हफ्ते के अंदर जमा कर दो, नहीं तो सील कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने घबराओ मत ना, आप आराम से जाओ, कल देखते हैं। तो मैं उन्हें सुबह मैंने अपनी साइकिल थी मेरे पास, मैंने उन्हें अपनी साइकिल ली, उन्होंने अपनी साइकिल ली, और विजिलेंस का उस दौरान दफ्तर यहाँ सूरज कुंड पे पानी की टंकी के नीचे होता था। तो मैं वहाँ पहुँच गया, तो मैंने उनसे अंकल जी से कहा, अतर प्रजापति जी से, मैंने कहा अंकल जी यही थे क्या? हाँ यही साहब थे। तो मैंने उनसे छूटते ही मेरा पहला सेंटेंस था, नमस्ते भी नहीं करी, क्योंकि एक आक्रोश होता है यार, आप गरीब घर को देख, तो लोग किस तरह के लोग अपना व्यवसाय घर से घर गुजारा बसारा कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। बिजली का उपकरण दूध में क्या इस्तेमाल होएगा, फिर कोई अगर वो कॉमर्शियल गतिविधि भी बता रहे तो दूध बेचने पे क्या आदमी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेगा बिजली का। अब तो बहुत सारी साधन है, उस समय कहाँ होते थे साधन, उस समय तो लोग हाथों की रही से हाथ में दूध भी लोते थे, सारे काम वही होता था। तो मैंने उनसे छूटने का, मैंने अंकल जी ये बात ठीक लगी, आप एक घर तो डायन में छोड़ दीजिए, आपने अब मेरे अपने एक घर में डाका डाल दिया। वो हंसने लग गए, क्या बात हो गई बेटा? मैंने कहा आपने, ये मेरे चाचा हैं और आपने चालान काट दिया किस चीज़ पे? कहने लगे मैं लाओ दाओ दिखाओ। मैंने कहा दिखाया, उन्होंने कहा अच्छा क्या करते हैं, चलो मैं टीम भेजूँगा, जांच करेगी, वो करेगी। तो मैंने कहा कहाँ है इनका चालान? उन्होंने लेजर जो खोला अपना, जिसमें चालान बुक थी, तो उन्होंने खोली, तो हाँ यार ये तो चालान है इन पर 20,000 रुपये का। मैंने लेजर लिया और मैंने लिया का ऐसे फाड़ के उनके हाथ में दे दिया। मैंने कहा ये अब आप जानो, आप उनसे टीम से भुगतवाना या आप अपनी तनख्वाह में से देना, और आप कुछ नहीं, आप जांच कराते रहना, वो काम है। इस अगले आदमी को कल से नींद नहीं आ रही, इसके बच्चे रो रहे हैं, इसके चेहरा देख लीजिए आप इनका। तो कह रहे ये क्या कर दिया, क्या हो गया? मैंने मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये आप देखिए, मुझे तो इनके चेहरे पे खुशी लानी है, इनके परिवार के चेहरे पे खुशी लानी है, क्योंकि आप लोगों को तो 1 मिनट लगा, इनके लिए 20,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। उस दौरान पे 20,000 रुपये बड़ा मतलब तो 20 लाख के बराबर होता था। तो अब वो कह रहे, वो मुझसे बाहर अंकल जी आके कहने लगे अरे कभी कुछ और न गड़बड़ कर दें। मैंने कुछ नहीं होने का अंकल जी, आप परेशान ना हो, आप जाओ, अब कुछ नहीं होने का, होता तो हो जाता, वो मेरा होगा जो कुछ होगा, आपका कुछ नहीं होगा। कह ले नहीं यार तेरे पे भी तो, तू भी तो बालक हमारा। नहीं, मैंने कहा मैं सब देख लूँगा, कोई बात नहीं, वो चले आए। अच्छा ये बताएं, 12 वर्ष की आयु जब बच्चों की खेलने की उम्र होती है, तो उस समय आपको कैसे ये नॉलेज थी कि भाई हाँ भाई ये जो चालान किया है वो फर्जी चालान किया है, फर्जी जुर्माना इन पर लगाया गया है, और आपने एकदम से ही आपने चालान बुक भी फाड़ दी? नहीं, मुझे अपने अधिकारों को भाई मैं पढ़ता था, लोगों के बीच बैठता था, और मुझे इस चीज़ का ज्ञान था कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। ये ऐसा है जहाँ मेरे फादर दुकान करते हैं, वहाँ राजनीतिक लोग भी बैठते थे। उस दौरान एक यही हमारा ठिया होता था, सागे चौपले पे भी जाना उस समय डर लगता था। किस चीज़ की दुकान होती थी आपकी? हमारी चाय की दुकान थी और हलवाई की, थोड़ा सा हलवाई का होता था, उसमें 2-4 मिठाइयाँ, मतलब वो एक जलेबी वलेबी इस तरह का वो था, मेरे फादर करते थे। और अभी 2018 में मेरे फादर की डेथ के बाद ही बंद हुई है। मेरी माता जी और मेरे फादर उस दुकान पर बैठते थे। स्कूल से आने के बाद मैं भी वहीं बैठता था, स्कूल से आने के बाद में हम भी वहीं अपने फादर के साथ ही बैठते थे। हम दुकान बंद करा के जाते थे हम लोग अपने फादर के साथ। तो जब वहाँ लोग बैठते थे तो मेरे फादर काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ उनके साथ में, चाय दे के भी आ रहे हैं दुकानों पे, कभी PWD ऑफिस सामने होता था उसमें देख आ रहे हैं, कभी मतलब वो चलता रहता था। तो मैं वहीं लोगों के बीच बैठता था, उनसे सीखता रहता था कि वो वहाँ बैठते थे, आज ऐसा हो गया ऐसा हो गया, क्योंकि अखबार भी हमारी दुकान पर आता था। बहुत दूर दूर के लोग अखबार पढ़ने भी हमारी दुकान पर आते थे। तो अखबार आते थे तो अखबार भी पढ़ते थे, हम अखबार भी पढ़ते थे उस समय, जब लोग सोचते नहीं थे हम अखबार भी पढ़ते थे। हमारी घटनाएं जानकारी में पुलिस वाले भी, वकील भी, और जो है सरकारी महकमे के लोग भी, प्राइवेट लोग भी सारे बैठते थे, तो वहीं से ज्ञान मिलता था कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या आज गलत हो गया, क्या सही हो गया। मैं वहीं से प्रेरणा लेता था, और वहीं से लगता था यार गलत हो रहा है लोगों के साथ, कोई आवाज़ उठाने वाला चाहिए।
और कहीं ना कहीं उस आवाज़ का ही मैं आज एक कारण हूँ कि मैं आज दबे कुचले लोगों की, अपनी बहन बेटियों की, अपने समाज पर जुल्म जांचते की मैं आवाज़ उठाता हूँ और उन्हें न्याय दिलाता हूँ जब तक उनके चेहरे पर खुशी ना आ जाए, चाहे जिसी भी रूप। तो फर्जी नोटिस उन्होंने दिया था, फर्जी जुर्माना उन्होंने भरवाने के लिए फर्जी चालान उन लोगों ने खुद काटा था, गलती उन्हीं की थी उस समय। हाँ, वो एक मैं सुनता था कि टारगेट होता है, वही अधिकारियों पर लोड होता है, टारगेट होता है कि इतना पूरा करना है, इतना पूरा करना है, तो वो चीज़ सुनते रहते थे कि अब चालान ज़्यादा कटते हैं इन महीनों में ये ज़्यादा होती है इन महीने, तो बहुत सारी चीज़ें सुनता रहता था। तो वही टारगेट में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनसे जल्दबाजी में गलत वो हो गया है। तो जो चाय की टपरी थी वहीं से आपने इस राजनीति का ज्ञान लिया है, वहीं से आपने कानूनी दांवपेच सीखे हैं, वहीं से आपने तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो ज्ञान आपके पास है, संविधान का ज्ञान हो, चाहे राजनीतिक ज्ञान हो, चाहे वो कानूनी दांवपेच हो, वो सब आपने उसी चाय की टपरी से सीखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उससे सीखे हैं और आज तक मैं उन्हीं से आज तक अपने लोगों का, अपने मिलने वालों का, दबे कुचले लोगों के आज तक मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। चाहे मुझे अपने मौलिक अधिकार पता है, मैं बहुत सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी करवाता हूँ आरटीआई के तहत, जिन्हें नहीं जिनको जानकारी, हाँ, उसके तहत मैं इन्हें शिक्षा का भी दिलवाता हूँ। मैंने अभी कई बच्चों की बीएससी ऑफिस से, बच्चे जिनके नहीं ले पाए लाभ, मैंने बीएससी ऑफिस से जाके उनके परिवार वालों को भेज के उनकी शिक्षाओं में, उनकी फीसों में इजाफा दिलवाया, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी। जी अच्छा, ये बताएं भाई, चाय की टपरी से शुरुआत हुई, 12 वर्ष की आयु से पहली बार आपने जब व्यक्ति के आपने माथे पर परेशानी की लकीरें देखी, आंखों में आपने उनके दर्द देखा, आपने उनका पहली बार साथ दिया और आप उसके बाद कांग्रेस, फिर आरएलडी और अब आज़ाद समाज पार्टी, यानी कि अब राजनीतिक गलियारों में भी आपकी अलग ही पहचान बन गई। तो क्या सफ़र रहा आपका ये सब? देखिए, जब मैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे लगा कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस का बड़ा बोलबाला था, तो हमें लगा यार चलो कांग्रेस के लोगों के साथ में संगठन, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति अकेला होता है, जब किसी संगठन के साथ खड़ा हो जाता है तो संगठन का पूरा वो हो जाता है, परिवार के सदस्य हो जाते हैं। तो मैं कांग्रेस का युवा का जिला अध्यक्ष बना और फिर युवा के बाद में मैं 2004 में युवा का मंडल का अध्यक्ष बना कांग्रेस का। फिर 2006 के अंदर जो है राजा रामपाल जी, जो कानपुर से बसपा से सांसद रहे थे, उन्होंने जो है वो बनाई, क्या नाम, भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी बनाई, उसका मुझे जो है यहाँ पे जिला अध्यक्ष बनाया मेरठ का उन्होंने, उस पार्टी का। और उसके बाद में 2007 में मैंने कैंट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद में जो है मैं उस पार्टी में संगठन में काम करता रहा और मैंने उस पार्टी से जिला पंचायत सदस्य भी लड़ाए। वो भी मेरा यही था कि मैंने वार्ड 24 से प्रेम प्रजापति जो छिलोरे से थे और मनिंदर पाल जैसों के सामने उन्हें जो बड़ा वर्चस्व किया और 4500 वोट उन्हें दिलवाया। तो समाज का तो मेरे पर ऋण है, मेरे समाज ने उस समय भी दिया और मैंने जो है कई कश्यप समाज से भी लोग लड़ाए, एससी समाज से भी लड़ाए। तो उस समय मैं जिला अध्यक्ष अजय बतौर मैंने जिला पंचायत लड़वाए और अच्छे रिजल्ट आए पार्टी के भी, और लोगों ने भी विश्वास किया, आस्था करी मेरे पर। और उसके बाद में मेरा कारवा ये बढ़ता चला गया। फिर वो जो पार्टी राजा रामपाल जी 2009 में कांग्रेस से वो करके गठबंधन करके वो सांसद बन गए, पार्टी का विस्तार कम हो गया। फिर 2009 के बाद में मैं जो है, क्योंकि मुझे लगा यार अब वो तो सांसद बन गए, संगठन पर कोई काम नहीं चल रहा। कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या था आपका? नहीं, कांग्रेस तो इसलिए छोड़ी मैंने भाई, कांग्रेस में तो एक ग्राफ था, मुझे लग रहा था कांग्रेस का ग्राफ जो है ना उस दौरान बिल्कुल वो जा रहा था और वहाँ पे भी कोई ऐसी विचारधारा की बात नहीं होती थी जो लगता था जिस चीज़ की है उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे संगठन इतने बना रखे थे लोगों की, वहाँ भी वो कोई सुनवाई नहीं होती। और आज ही कांग्रेस का पतन होने का वही कारण है। फिर जिस पार्टी में आपने ज्वाइन किया था कांग्रेस के बाद, फिर उस पार्टी का पहले भी कांग्रेस में हो गया, इसलिए आपने फिर वो पार्टी भी छोड़ दी? हाँ, तो वही मैंने कहा, जिस विचारधारा से हम आए थे, यहाँ लगता था कि चलो सबके प्लेटफॉर्म पर दलित मुस्लिम पिछड़ों की बात होगी और वो बात अभी वहाँ चली गई, तो उसको छोड़ के फिर मुझे लगा, क्योंकि मैं देखता था भाई राष्ट्रीय लोकदल है किसानों की, जो हमारा किसान अन्नदाता है हमारा, और अन्नदाता के साथ में वो उनकी इंसाफ की लड़ाई लड़ती है, उनके लिए हक अधिकार की लड़ती है, मजदूरों की लड़ाई लड़ती है। तो मैं चौधरी अजीत सिंह जी से प्रेरित होकर मैं चौधरी साहब के साथ चला गया और चौधरी साहब के साथ संगठन में मैं वहाँ संगठन में उन्होंने मुझे सम्मान दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महासचिव भी बनाया। उसके बाद 2017 में मैं सरधना टिकट मांग रहा था, भले ही वो नहीं दे पाए, वो जो कुछ कारण रहा है, बहुत सारे राजनीतिक कारण हो जाते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे, मैं बता देता हूँ आपके चैनल के हिसाब से अच्छे नहीं लगे, क्योंकि हमारी विचारधारा बीजेपी के खिलाफ है और उसी विचारधारा पे वो वहाँ उन्होंने टिकट दे दिया। तो मुझे लगा कि मेरे नेता भी सही काम नहीं कर रहे। फिर उन्होंने मुझे मेरठ शहर दे दिया। मेरठ शहर पे हमारा ना संगठन था, ना हमारा कोई मेरा उद्देश्य था, वजूद था नहीं, उद्देश्य नहीं था।
कोई वहाँ लड़ने का कोई ऐसा होता नहीं, आपका वो होता है कि एक क्षेत्र इसके इस एरिए पे हम लोग लड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपना आपको प्रेजेंट करेंगे, लोगों की लड़ाई लड़ पाएंगे। शहर पे कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे भी वो भी ज्ञानेंद्र शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे भाई थे। जब मेरा टिकट हो गया, टीवी पे नाम चल गया, आज भी उनकी वेबसाइट पे लोकदल की है, तो मुझे पता लगा ज्ञानेंद्र भाई मायूस हो गए हैं और वो थोड़े ज़्यादा नर्वस हो गए। यहाँ भी आपने बलिदान दे दिया अपना। मैंने कहा यार, मैंने ज्ञानेंद्र भाई से बात करी, मैंने भाई लड़ना चाहते हो? कि हाँ भैया। मैंने कोई बात नहीं, मैं जैन जी से मैंने बात करी जी, मैंने कहा जी आप एक काम करो, शहर में नहीं लड़ पाऊँगा, ज्ञानेंद्र भाई बैठे हैं, सिंबल उन्हें दे दो आप। कहने लगे आप कह रहे हो ये हर कोई कुर्बानी देता? मैंने कहा मैं दे रहा हूँ, वो मेरा भाई है और वो मायूस हो रहा है, आप उसे दे दो। उसे टिकट दिया और उन्होंने इतना दिल की, आज भी दुनिया में नहीं है, शायद वो होते तो आज कुछ और चीज़ होती, क्योंकि हर आदमी का वो होता है बलिदान। उनके परिवार को तो नहीं मेरे बारे में जानकारी होगी, पर 2017 में उनके और उनके जो सहयोगी लोग रहे होंगे उन्हें पता होगा, संजीव पाल की देन है जो 2017 में भले ही परिणाम कुछ भी आए हो, तो ज्ञानेंद्र शर्मा को जो सम्मान दिलाने का काम भी संजीव पाल ने किया था। लेकिन अब ये कारण क्या रहा फिर भाई, कांग्रेस आपने छोड़ी, पता लगा क्यों छोड़ दिया आपने जो दूसरी पार्टी आप बता रहे हैं भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी थी, आपने वो भी छोड़ दी, उसके बाद आपने आरएलडी ज्वाइन कर ली। लेकिन आरएलडी में आप बता रहे हैं आपका सम्मान भी था, आपकी बात भी वहाँ लोग मानते थे। आरएलडी छोड़ने के बाद आप आज़ाद समाज पार्टी की तरफ क्यों रुख किया आपने? नहीं, आज़ाद समाज पार्टी 2019 का चुनाव मैं चौधरी अजीज साहब को लड़वाया, जब सदन गठबंधन में लड़ा गया, बसपा और सपा और कांग्रेस सब लोग एक साथ थे, लोकदल सब एक ही उस पर थे। तो जब 2019 का चुनाव लड़ा गया तो चौधरी साहब को मैंने 19 का चुनाव लड़वाया। मैंने जेवरी के अंदर पाल महासम्मेलन कराया, जिसका जो भाई ऑन रिकॉर्डेड है। तो मैंने चौधरी साहब से मुझे ये था कि चलो जो गलती हुई है शायद आगे सुधरे। पर 2019 के बाद में माननीय चौधरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे अब ऐसा लगा कि शायद भाई जिनसे मेरा ज़्यादा होता चौधरी साहब से, जयंत जी से इतना नहीं है मुझे लगता था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद जी की मैंने फैन फॉलोइंग देखी और उनके कार्य देखे, क्योंकि मेरा जनवरी में पैर फ्रैक्चर हो गया, मैं बेड रेस्ट पे था। तो मैंने सोशल मीडिया पे, भाई टाइम आदमी सपेट करता ही है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो मुझे लगा यार नहीं यार, आज जो मेरे अंदर चल सके, मेरे दिल में चल सके, वही इस नेता के अंदर चल सके, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर, मैं इनके साथ लड़ूंगा। मैंने अपने परिवार का जो अपने परिवार का जो भी धन पूंजी काट के सब बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ, दबे पिछड़ों की, मैं यहाँ लगाऊंगा तो शायद मेरा धन सही जगह लगेगा और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं लड़ाई के लिए तैयार हुआ। और मेरे पैर में प्लास्टर था, जबकि डॉक्टर ने 15 दिन में बच रहे थे। तो मैंने कहा पार्टी का जो मेरी बात हुई चंद्रशेखर जी से फ़ोन पर बात हुई, तो 15 मार्च 2020 को पार्टी का स्थापना दिवस था उसके अंदर, नोएडा के अंदर। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पार्टी आइए, ज्वाइन करिए, संस्थापक सदस्य आप बनेंगे जिस दिन नींव रखी जा रही है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप आइए। मैंने उनसे ये नहीं बताया कि मेरे पैर में ये प्रॉब्लम है, शायद वो मना कर देते, पर मैंने कहा अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर मैं आज अपने पैर को देख के रुक गया, अपने प्लास्टर को देख के रुक गया, तो शायद मेरे अंदर दोबारा साहस नहीं बन पाएगा ऐसे नेता के साथ खड़े होने का, और मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा, मैं अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। मैंने जब भी मैं डॉक्टर के गया, मैंने प्लास्टर कटवाया, गर्म पट्टी अच्छे से लपेटवाई, और मैं जो है वहाँ पार्टी की सदस्यता लेने पहुँच गया। और वो दिन है, आज का दिन है। मैं निरंतर लड़ाई लड़ रहा हूँ, दबे कुचले समाजों के, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी जो सभी की समाज की सभी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मुझे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इतना सम्मान दिया है कि भाई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब मैंने उनसे बात करी जी हमारे समाज के साथ तो हर पार्टियों में छल होता है, मैं आपको और बता दूं अंदर की बात कि सबके साथ सब ने हमारे समाजों को छला है, चाहे पाल हो, प्रजापति हो, सैनी हो, तिल्ली, तमोली, धोबी, जोगी, जुलाए, उपाध्याय, इनको सब ने छला है ना, वोट के रूप में इस्तेमाल किया है। तो मैं ये चाहता हूँ आपका आइडियोलॉजी क्या है। तो उन्होंने पहले आइडियोलॉजी ये बताई कि देखिए मैं ये चाहता हूँ सभी को, जितने भी जिनकी जहाँ संख्या भारी, मान्यवर काशीराम साहब वाले फॉर्मूले पे हम काम करेंगे, जिसकी जहाँ जितनी संख्या भारी उसकी वहाँ हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। और संजीव पाल जी, अभी मेरे पास देने को तो कुछ है नहीं है, अभी मैं आप लोगों को संगठन में सम्मान दे सकता हूं, जहां जिसकी जहां हिस्सेदारी है वहां उन लोगों को संगठन में सम्मान दूंगा। और उन्होंने कहा कि आप बताइए आपके जो आपका समाज किस तरह संतुष्ट होता। मैंने कहा जी संगठनों में आप फिलहाल सम्मान दीजिए, हमारे समाज तो उससे भी प्रेरित होगा, और आगे जब टिकटों की बात आएगी, चुनावी बात आएगी, उनकी बात आगे करेंगे। पर आपकी मुझे बातों से लगता है कि अब हमारा
जो मान्यवर साहब ने सम्मान देने का काम किया था, अब आपके रूप में हमें मिल सकता है, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे आगे कंधे से कंधा मिला के। और उन्होंने मेरठ के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी का पहला गडरिया समाज का जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। मुजफ्फरनगर से पाल समाज का जगदीश पाल जी को जिला अध्यक्ष बनाया। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य था कि हमें लगा कि अब विश्वास है कि हमारे लोग किसी पार्टी में सीधे डायरेक्ट जिला अध्यक्ष बनने हैं, किसी गुलामियत नहीं कर रहे, किसी की चापलूसी नहीं कर रहे। हमारी जहाँ हिस्सेदारी है वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हमें दे रहे हैं। उसके बाद में मुझे पश्चिम का अध्यक्ष बनाया, पश्चिम में मैंने काम किया। फिर उसके बाद मुझे पश्चिम जोन का 6 मंडलों का प्रभारी बनाया, उसके बाद प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया। और आज 45 लिस्ट जारी अभी प्रभारियों की हुई है, उनमें जो है 18 पिछड़े समाज के लोग हैं, 17 एससी के समाज के लोग हैं। एससी में भी जो है आपका कोरी भी है, धोबी भी है, आपका पासी भी है, बाल्मीकि भी है, और उसमें दलित जो जाटव समाज भी है। तो सब लोगों को सम्मान देने का काम किया। 18 में जो है पाल सबसे 3 पालों को टिकट दिया। मेरठ से प्रभारी मुझे बनाया, अलीगढ़ से जो रामू धनगर जी को बनाया जो जिला पंचायत सदस्य है वर्तमान में पार्टी के, और फतेहपुर सीकरी से जगदीश बघेल जी को बनाया है, और ऐसी जो प्रजापति जी को दिया है जौनपुर से। तो सब समाजों को समानता रखी है, 18 में इन 45 में भी इतने रखी है। तो मुझे ऐसे आशा उम्मीद लगती है मान्यवर काशीराम साहब का आइडियोलॉजी पे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो आपने सोचा था, जिस तरह की आपकी कार्यशैली, जिस तरह के आपका विचार थे, तो आपके विचार से मिलते जुलते पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनसे आपके विचार मिल गए। आप उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनके काम करने का तरीका जो था, उससे आप प्रेरित होकर आप आज़ाद समाज पार्टी पहुँचे। अब आपको उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री भी बना दिया गया है। नहीं, संगठन मंत्री भी बनाया है, और साथ में मुझे कैंट विधानसभा 47 का जो प्रभारी भी नियुक्त किया है कि जाइए प्रत्याशी प्रभारी एजेंट हमारे यहाँ पहले प्रभारी बनेंगे। जो आइडियोलॉजी काशीराम साहब की थी उसी पे हम चल रहे हैं, और प्रत्याशी बाद में बनेंगे, पहले जब चुनाव का समय आएगा। अभी हम प्रभारी बन के काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को अपनी विचारधारा बनाने का काम कर रहे हैं। तो पार्टी के हमारे 33 एजेंडे हैं, जिनमें मुख्य रूप से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बिल्कुल किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, कितनी भी पूंजीपति का हो, कितने ही गरीब का बच्चा हो, वो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अगर हम उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारा मामला बनता है तो हम बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। किताबों के भी पैसा नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल घर से बच्चे आज़ादी में पढ़ाई करेगा और आज़ादी की सांस लेगा, और माँ बाप भी उसकी आज़ादी में लेंगे। वो ठगे नहीं जाएंगे, सेलिब्रेट उसके नाम पे नहीं, कि कॉपी किताबों के सिलेबस के नाम पे नहीं ठगे जाएंगे। और कभी जो है एग्ज़ाम फीस, फलानी फीस, इतनी फीस, इतने ढिगड़े, किसी भी नाम पर नहीं ठगे जाएंगे। सीधा बच्चा जाएगा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बिल्कुल निःशुल्क पड़ेगा। अच्छा भाई, चलिए पहले तो मैं बात करता हूँ कैंट से। आप बता रहे हैं आपको प्रभारी बना दिया, और जो प्रभारी होता है वही प्रत्याशी होता है, आपका ऐसा कहना है। अब कैंट की जो सीट है, कहा जाता है लगभग वहाँ पर लगातार भाजपा के ही प्रत्याशी विधायक बनते आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि ये कैंट बोर्ड की जो सीट है, मेरठ की कैंट वाली जो सीट है, कैंट विधानसभा की जो सीट है, वो भाजपा के ही नाम हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। तो कैसे आप वहाँ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रहेंगे, उनको कैसे आप चुनौती दे पाएंगे वहाँ? देखिए लोकेश भाई, मैं अभी आपको हालिया उदाहरण बता रहा हूँ। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, वो मैथक जिस पे जीतते थे वो टूट गया, क्योंकि 1,21,700 वोट यहाँ से कट चुका है। जिस पे ये जीतते थे कि 50,000 से कैंट भाजपा जीत गई, 70,000 से जीत गई, उससे जीत गई, वो सारा फर्जी वोट था, सारा कट चुका है। और अब इनके लिए राह आसान नहीं होंगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने गड्ढा खोदा था उस SIR का, उसमें खुद जाके गिर गई है और वो दफन हो गई है। तो जब उन्होंने खुद दफन मान लिया, दफन हो रही है, तो वो तो होना शुरू हो गई है। और आज आपको मैं बता देता हूँ, जो आपको ये गरीब के बच्चे का, गडरिया समाज के बच्चे का यहाँ टिकट हुआ है, जिन्हें अपने में अन्यों में जोड़ते हैं। पाल समाज की यहाँ 30,000 वोट है लगभग, और 19,000 के करीब प्रजापति समाज की वोट है, 12,000 के यहाँ कश्यप समाज की वोट है। यह सभी छोटे छोटे जो पिछड़े समाज की वोट है, उन्हें भी तो अन्य में गिनते थे, अपने गिन लेते थे। अब जिसे ये कहते थे वैसे समाज 80,000 है, अब किसी लिए 80,000? अब बताएंगे 80,000 कहाँ से इकट्ठा करेंगे, किसे कहेंगे, किसके से पैर पकड़ने पड़ेंगे। अब यहाँ अधिकार से वोट नहीं मिलेगा, यहाँ राम के नाम के लूट नहीं मचेगी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गुलामियत की वोट नहीं पड़ेगी, यहाँ आज़ाद समाज पार्टी की आज़ाद वोट पड़ेंगे अब यहाँ पे। अच्छा, आपने कहा कि SIR के नाम पे जो उन्होंने गड्ढा खोदा था उसमें खुद गिर गई है, तो कैसे, क्या दावा कर रहे हैं आप इसका? ये दावा तो है, दावा तो मैं बता रहा हूँ, अभी कोई चीज़ें आने दीजिए, मैं उन पर काम चल रहा है। कैंट के अंदर ऐसे घर हैं जिनमें एक घर के अंदर कई वोटें बनी हुई थी, जिनमें रहने वाले जो है 2 लोग हैं, और वोटें बननी है वहाँ बहुत सारी। आइए मैं ऑन रिकॉर्ड ही दूंगा ये रिकॉर्ड, और वो कहाँ की वोटें हैं वो भी निकलेंगी।
जो कटी हैं कहीं तो गई होंगी, वो कहीं से तो आई होंगी, तो सब चीज़ों का रिकॉर्ड मिलेगा, चिंता ना करिए। और इसका एक रूप है उदाहरण, अभी 31 मई को अहिल्याबाई जी जो हमारे पूर्वज है हमारी, और हमारे जो है उनकी 31 मई को जयंती मनाई जाती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को नहीं, हमारी जो है मातेश्वरी अहिल्याबाई नजर आई। पर अब एक पाल पर समाज के प्रभारी बनने पर आज़ाद समाज पार्टी से 13 अगस्त को उनकी जो है उसकी पुण्यतिथि पे उनकी याद आ गई। यहाँ मेरठ कैंट के ही विधायक जाके उनकी बाईपास दायमपुर में जाके उनकी माल्यार्पण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही। तो ये फर्क आ गया, ये फर्क नजर आ गया यहीं से। यानी ये कह सकते हैं कि जब आपके नाम की घोषणा नहीं हुई थी तब तक इनको माता अहिल्याबाई की कोई याद नहीं आई, लेकिन आपका नाम की जैसे ही घोषणा हुई तो उन्होंने पाल समाज में सेंध लगाने के लिए माता अहिल्याबाई की जो पुण्यतिथि है वो मनानी शुरू कर दी, उनको माल्यार्पण करना शुरू कर दिया। यही तो फर्क है, यही तो मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ जीत का, क्योंकि इनके पास खुद का कुछ नहीं है, खुद का कोई वोट नहीं है। जो वोट है यहाँ पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, कुशवाहा जो है कोरी समाज और वाल्मीकि समाज, और ये इनकी वोट हैं, इन्हें ये अपना गुलाम मानते हैं, वोट भी नहीं मानते क्योंकि इन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देते, सिर्फ गुलामियत के नाम पे वोट लेते हैं। और वो ये मैं अपने समाज में अब जाके मैं बताने का काम कर रहा हूँ, उन्हें जगाने का काम कर रहा हूँ, और उन्हें जगाऊंगा, उनके हक अधिकारियों को बताऊंगा और उन्हें बताने का काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा शोषण इस देश के अंदर कांग्रेस ने भी नहीं किया जितना इन्होंने 12 साल में हम लोगों को किया। लेकिन मैं 20 वर्ष पहले की बात बताऊँ, 2007 में आपने इलेक्शन लड़ा था, भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी आप बता रहे हैं, उससे आपने इलेक्शन लड़ा था, तब आप किस नंबर पर रहे थे वहाँ पर और कितनी वोट आपने ली थी उस समय? मैं उस समय 5वें नंबर पर रहा था और मैंने लगभग 3000 के आसपास 3000 के आसपास लगभग मुझे वोट आया, 3000-3200 में ध्यान नहीं एग्जैक्ट, मतलब 3000 के करीब आया था। और उस समय हमारा समाज का वोट लगभग यहाँ पे 11000 के करीब था उस समय, क्योंकि उसके बाद में क्षेत्र का अलग हुआ, परिसीमन हुआ, तो परिसीमन में अब वोट ज़्यादा आ गया, क्योंकि उस समय सिटी का सारा इलाका था, कुल्हाड़ी निशान था मेरा, और सिटी का इलाका था। अब बहुत सारे इसमें इधर पलहेड़ा जुड़ गया है जो मजबूत हमारा समाज का भी गढ़ है, और इधर जो है खड़ोली आ गया, पहले खड़ोली नहीं था, शोभापुर आ गया है, और आपका पठानपुर आ गया है, आपका जो भोला रोड आ गया है। अब पाल समाज का, पिछड़े समाजों का गढ़ आ गया इसके अंदर। तो उस समय आपने अपने समाज की कितनी % वोट ली थी? भाई ये मान लीजिए आप लगभग मुझे 3200 वोट के करीब मिली है, और मेरे समाज का 60% मान लो, तो अगर 11000 का मैं मानूँ लगभग, मतलब मुझे ये मान लीजिए 50% के करीब मुझे समाज ने वोट कर दिया था, जबकि मैं उनके बीच पहुंच भी नहीं पाया था, क्योंकि साधन नहीं थे हम पे, इतने संसाधन नहीं थे भाई, संसाधन नहीं थे हम पे, जितना कम संसाधन था, कम समय था, उतना हमने लोगों को जगाया और हमारा साथ हमारा समाज खड़ा था, और उन्होंने तन मन धन से दिया। आज भी मेरे पास लेजर रखा हुआ है, जिस गांव से मुझे सहयोग मिला सब जगह का सबका लिखा हुआ है, चाहे मेरा प्रगति नगर हो, बढ़ चढ़ के स्थलीय संजीव पाल एक चेहरा बन चुका है जी। अब तो ये मैं चेहरा नहीं बनाऊँ, मैं दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ने वाला है, एक मात्र संजीव पाल बन चुका हूँ। अच्छा, अब ऐसे में 20 साल बाद दोबारा आप उसी कैंट विधानसभा पे आए हैं जहां आपको 5वां नंबर था। अब ऐसे में क्या रणनीति रची आपने जो भाजपा के चक्रव्यूह को आप तोड़ पाएंगे कैंट से? देखिए गढ़ कुछ नहीं है, गढ़ तो जो है मेरठ से यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है गढ़, हमारा ये गढ़ नहीं है। गढ़ तो इसे खामखा अपना भ्रम बनाते हैं, ये इनका प्रोपगंडा है भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये कहीं ना कहीं लोगों को लुभावना वो देते हैं। अभी देखिए मतलब योगी जी जो उन्होंने कह दिया 50,000 रुपये में बांटूंगा, कहाँ से लाएंगे पैसा? राम मंदिर वाला पैसा, इसका मतलब इन्होंने व्यवस्था इनके पास ही है, इसका मतलब तो कितनी भेजा। आप ये कहिए कि मैं शिक्षा फ्री करूँगा, मैं आप चिकित्सा के लिए बात करिए, है लोगों को मर मर के दिल्ली भागना पड़ता है, कहीं भागना पड़ता है, संसाधन नहीं है। अभी आप देखिए कितने स्कूलों के, फतेहपुर के देखिए, वहाँ स्कूलों में टीचर नहीं है। अरे इन्हें बेपढ़े लिखों की सरकार आने से इन्हें शिक्षा का अभाव नहीं है। बताइए क्या 50,000 रुपये का 20,000 अब देंगे, 30,000 बाद में देंगे, इनके बाप का पैसा है भारतीय जनता पार्टी वालों का। ये सभी यहाँ के एक टैक्स पेयर का पैसा है, एक गरीब जनता का पैसा है, जो 25 पैसे की सुई भी खरीदती है उसमें टैक्स देती है। ये जहाँ से मठों में से आए हैं, उन मठों में देख कर कहीं ट्रस्ट ने टैक्स दे रही है कोई टैक्स? कोई ट्रस्ट का है टैक्स का हिसाब? ये जो जनता का पैसा लुटाना चाह रहे हैं, तो ये अब नहीं चलेगा। लोगों को समझ में आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी को अब बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी, या अब लुटाई नहीं चलेगी। सिलेंडर का हमें भी पता है
कि कहाँ से सिलेंडर की लोगों को सब्सिडियाँ मिलती थी, अब सब्सिडियाँ भी खत्म हो गई तो भी सिलेंडर मंदा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पे बहुत सवाल होंगे। जनता तैयार बैठी है। जैसे इन्होंने दिल्ली के अंदर हमारे बच्चों पे, हमारी बहन बेटियों पे लाठियाँ बरसाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो सही, हम लोगों ने भी, हमारी माताओं बहनों ने भी, हमारे भाइयों ने भी, हमारे युवाओं ने भी लाठियाँ तैयार कर रखी है, तेल पिलाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आएगा, उन लाठियों से उनसे हिसाब लिया जाएगा, उन लाठियों का। अच्छा, कैंट विधानसभा की आप बात करें, कैंट विधानसभा में आपके सामने जो कैंट के प्रत्याशी खड़े होंगे, तो कैसे आप अपनी वोट निकाल पाएंगे वहाँ से, कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे, कैसे आप चुनौती दे रहे हैं, किन वादों पे, किन दावों पे आप चुनौती दे रहे हैं उनको? देखिए, लोगों को अब समझ में आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी का सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। मैं अपने पिछड़े समाज के लोगों जिनमें मैं जा रहा हूँ, उन्हें मैं बताने का काम कर रहा हूँ कि हमारा राजपाट का जो है, इन्होंने सब चीज़ें हमारी सील कर दी हैं, हमें बहका के इन्होंने वोट ले रहे हैं, ये राजपाट में आगे जा रहे हैं। भाई इन लोगों का क्या वोट है, जितना 30,000 बनिया उतने 30,000 यहाँ पाले। मैंने कहा जब वो यहाँ से 89 से आज तक विधायक बन सकते हैं, तो और ये हमारे लोगों को बताइए, कैंट में एक भी पाल को किसी प्रजापति को कैंट में टिकट दिया हो, बता दें, सभासदी का ही दिया हो। हम इन्हें मतलब विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाए, और ये हमें सभासद लायक भी नहीं सोच रहे हैं। तो ये विचार करना पड़ेगा, लोगों के दिमाग में, जहन में बात जा रही है कि जब अगर हम लोग अपनी पे आ जाएं, मेरे पिछड़े समाज के लोग, मेरे मुस्लिम समाज के लोग, मेरे दलित समाज के लोग समझ लें, तो इन लोगों के हम कह रहे हैं गाँव के प्रधान भी नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री तो जब बनेंगे, गाँव के प्रधान भी नहीं बन सकते हमारी वोटों के बिना। अभी आपने कहा था कि भाई अगर खुद मुख्यमंत्री भी आ जाए तो कैंट विधानसभा आपके सामने नहीं जीत पाएंगे वो। हाँ, कैंट में आ जाए योगी जी, वहाँ से यहाँ आए कैंट पे, अब बताएंगे हम इन्हें। जिसे गढ़ बता रहे थे, अब गढ़ हमारे यहाँ 50 किलोमीटर ही दूर जाना पड़ेगा उन्हें। गढ़ बताना होगा ना कि गढ़ पे आ गया हूँ मैं, तो 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अब ये कैंट की जो इनका जितना गढ़ बताते थे, वो जो है 1,22,722 इनका गढ़ गड्ढे में दफन हो चुका है, और यहाँ से जो है गड्ढे में अब ये जा चुके हैं। अब यहाँ जो है नया परचम आएगा, नया परचम लहराएगा, और नए लोगों की आज़ाद आवाज़ उठाने के लिए संजीव पाल, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आएगा। तो इसलिए अब आप कैंट में इसलिए बदलाव जरूरी है, बदलाव अब किसे जरूर होगा, और कैंट की जनता ने ठाना है अब किसे भाई संजीव पाल को विधायक बनाना है। आपने बहुत बड़ा दावा किया है कि खुद मुख्यमंत्री भी अगर इस सीट से चुनाव लड़ेंगे आपके साथ, योगी आदित्यनाथ, तो उनको भी 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वो भी कैंट से नहीं जीत पाएंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं आप। जीतेंगे कहाँ से, वोट से तो राजा बनता है हमारे यहाँ। भाई मान्यवर बाबा साहब ने यही तो काम किया था कि राजा जो है रानी के पेट से नहीं होगा, वोट से होगा। वोट उनके पास कहाँ से आ गई? आइए लड़िए, हम तो कह रहे हैं आइए लड़िए, हम कह दो, ये तो एग्जाम्पल है। वोट बताएंगे गिनती किसकी ज़्यादा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। हमारी संख्या भारी है इस सीट पे, अब हमारी हिस्सेदारी है यहाँ पे। तो बिल्कुल संजीव जी, अब पहले कुल्हाड़ी के निशान से लड़े थे 20 साल पहले, अब चाय की केतली के निशान से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि एक चाय वाला, चाय की केतली भी। और आप बता रहे हैं कि आपके जो पिताजी थे वो चाय बेचते थे, आपकी माता जी चाय बेचते थे, और आप भी उनके साथ उस चाय की टपरी पर बैठते थे। तो आज एक चाय वाला दूसरी चाय वाले की पार्टी को चुनौती दे रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता जो है मोदी जी ने कहीं चाय बेची नहीं बेची हो। मेरे पिताजी ने चाय बेची, मेरी माँ ने चाय बेची, और मैंने उनके साथ चाय बेची है। मैंने भी झूठे गिलास धोए हैं, मैंने भी चाय दुकानों पे पहुंचाई है। वो तो प्रमाण है, उनके पास तो है नहीं, मेरे पास प्रमाण है। तो मेरे पास तो आज भी प्रमाण है। मेरी दुकान में जो है मेरे फादर की 2018 में डेथ हुई, उसके बाद बंद हुई, नहीं तो उससे पहले प्रमाण के वहाँ के लोग हैं। बस 74 से मेरे फादर वहाँ दुकान करते थे, और आज भी दुकान है। वो भले ही अब दुकान हमने रेंट पे दे दी मेरे फादर की डेथ के बाद में, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाता था, माता जी को हम अकेले बैठ नहीं पाती थी, तो अब जो है अब जो रेंट पे दे रखी है। पर मेरे पास प्रमाण है कि मैं, हाँ, असल में चाय वाले का बेटा हूँ, और चाय मैंने बेच के, और मैं यहाँ चाय की बेकरी कर करके मैं यहाँ तक आया हूँ, और लोगों के भले और लोगों की इंसाफ की लड़ाई लड़के आया हूँ। वो जीत हार बाद की बात है, मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर बाल अवस्था से ये जुनून है। मैंने लोगों की सेवा करी है, और ये कोई किसी को खैरात में नहीं मिलती है। मेरे अंदर जुनून शुरू से पैदा है। ये मेरे माँ बाप की देन है। मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्हें राजनीति की ABCD नहीं पता थी, और आज मैं राजनीति में इतना हूँ कि मैं लोगों के इतिहास बनाने, इतिहास बिगाड़ने और उसका भी काम कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आ सकते हैं। एक चाय की टपरी आपकी पाठशाला बनी, उस पाठशाला से आप धीरे धीरे समाज की सेवा से आज आप राजनीतिक संगठनों में, और आज उस मंच पे आप पहुंच चुके हैं जहां आपको लोग जानने लगे हैं। एक चेहरा संजीव पाल लोगों के लिए बन गया है वाला। आप बताते हैं कि आपने अपनी माताजी, अपने पिताजी के साथ आपने चाय बेची, चाय के झूठे बर्तन आपने धोए, आप दुकानों पे भी आसपास चाय दे के आते थे। अब एक चाय वाला, जो दूसरे चाय वाले हैं नरेंद्र मोदी जी,
देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी भाजपा को आप चुनौती दे रहे हैं। आपका कहना है कि अगर खुद मुख्यमंत्री भी आपके सामने कैंट विधानसभा से खड़े होंगे तो वो भी नहीं जीत पाएंगे। कैसे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं आप? देखिए, मैं योगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहे मोदी भी जी आ जाए, क्योंकि इनके पास वोट कहाँ से आएगा? वोट तो जनता का है, वोट तो दलित पिछड़ों का है। भाई दलित पिछड़े मुसलमानों का वोट है, कुम्हार का वोट है, प्रजापति का वोट है, पाल का वोट है, सैनी का, तेली, तमोली, धोबी, जोगी, जुलाई, उपाध्याय का वोट है। इनका थोड़ी वोट है। इनका वोट तो हमें गांव का प्रधान भी नहीं बनाता। अरे इन्हें हम लोगों ने बहकावे में आके इन्हें हमने प्रधानमंत्री बना दिया, इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। मैं दावा नहीं कर रहा, चाहे मोदी जी आ जाएँ, अब वो तो बेकी होनी बेकी हो, पर संजीव पाल ने चाय बेकी है, उसके पिताजी ने चाय बेकी है, उसकी माता ने चाय बेकी हो। असली चाय वाले के सामने आके चुनाव लड़के दिखा दे, जब हम बता देंगे अगर दूसरे नंबर पे ना आए तो। योगी जी तो आप कह रहे थे तीसरे नंबर पे आएंगे, दूसरे नंबर मोदी जी आएंगे। हाँ, ये थोड़े से बड़े वाले हैं ना, जुमलेबाज हैं, तो इन्हें मैंने इसलिए कहा है कि इन पे थोड़ी ये हो सकती है। ये पिछड़े समाज के बताते हैं तो कुछ हमारे पिछड़े समाज के लोगों को दया आ सकती है, इसलिए नंबर 2 पे आ सकते हैं। योगी जी तो तीसरे पे आएंगे। उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने ना शिक्षा पे कभी बात करी, ना चिकित्सा पे बात करी, ना रोजगार पे बात करी, ना किसी बहन बेटी की आबरू लूटने पे बात करी। उन्होंने कोई बात नहीं करी। उन्होंने जब भी बात करी भगवान की बात करी। भगवान में मेरी आस्था हो सकती है, भगवान में मेरे अंदर हो सकते हैं। भगवान से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलता है। यहाँ लोगों को शिक्षा भी चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, उससे देश चलेगा, ना कि भगवान की आस्था से चलेगा। आज समय तो आपने लूट मचा दी है, देख लिए। और राम मंदिर का चंदा कहाँ गया? कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ये लोगों ने इन्होंने लूट के अपने घर भर लिए है और उसी से अब चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आपने 2 बातें कही, शिक्षा और चिकित्सा। लगातार आप शिक्षा और चिकित्सा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है, यूपी सरकार है, उसका दावा है कि जो शिक्षा प्रणाली है पहले से बेहतर बना दी गई है। चिकित्सा को लेकर भी उनके दावे हैं कि भाई अब लगातार जो सरकारी अस्पताल है उनकी हालत सुधारी जा रही है। अभी आपने कोविड में देखा, जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसके बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई जगह ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाए हैं। लगातार भारी संख्या में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा में काफ़ी सुधार हुआ है पहले से। भाई ये हमारे देश के जुमलेकार लोग हैं, ये नाली में से भी गैस निकाल देते हैं। कोविड के दौरान मुझे पता है, मेरे कई जने हैं जिन्होंने एविडेंस है, और वो तो पेटीएम से जिन्होंने गैस एजेंसी से उन्हें पैसे पेमेंट कर रखे, वो भी निकल जाएगा रिकॉर्ड। जिन्होंने 3-3 हज़ार रुपये में सिलेंडर लिए ब्लैक से है। और आज भी देख लीजिए, एलपीजी की देख लीजिए आप हालत। वो तो छोड़िए, वो तो कोरोना काल था, हम लोग सब कुछ गुजर चुके हैं, पुरानी बातें छोड़ो। नहीं, चलो नए सिलेंडरों पे क्या हाहाकार मच रहा है। कहाँ ब्लैक में लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में सिलेंडर ले रहे हैं, 1500-1500 रुपये में ले रहे हैं। किसी के घर बहन बेटी की शादी है, किसी के यहाँ 13वीं है, किसी के यहाँ कुछ कोई प्रॉब्लम है, उसके जी से पूछिए कि आज भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में सिलेंडर ले रहा है। एजेंसियाँ किन की हैं? एजेंसी किन? दलित पिछड़े मुसलमानों और गरीब लोगों की थोड़ी है, इन पूंजीपतियों की एजेंसियाँ। सब ये चोर मुसेरे भाई बैठे हुए हैं और ये सारे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दे रहे हैं। अरे जैसे सिलेंडर आप फ्री कर दीजिए, किसी को चार्ज ले जाइए, काय की दिक्कत है? वो पेमेंट अदा कर रहा है, तो जब वो पेमेंट अदा कर रहा है, 4 दीजिए। किसी के घर में शादी है 5 दीजिए, किसी के आरएसटी है उसे 5 दीजिए। जो जितने ले जाने ले जाए। काहे के लिए आपने उन पर अंकुश लगाया? तो आपने अपने जमाखोर, अपने प्रिय लोगों को मुनाफा देने का काम किया आपने। गरीब की यहाँ भी लुटाई हो रही है। नहीं तो आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट ले लीजिए, आकार मचा पड़ा है एलपीजी के। वो तो छोड़िए आप। वो संजीव पाल क्या करने वाले हैं? ऐसा जो कैंट विधानसभा, क्योंकि मैं फिर कहूँगा भाजपा की सीट रही है, भाजपा का गढ़ भी रहा है। आप बार बार कह रहे गढ़ तो 50 किलोमीटर है, लेकिन आप भी मानेंगे कि लगातार जो भाजपा के प्रत्याशी वो विधायक वहाँ से बनते रहे हैं। और कैसे अब जो भाजपा के वोटर हैं, जिन भाजपा के वोटर्स ने उनको विधायक बनाया वहाँ पर कैंट से, तो कैसे आप इस सीट को निकाल पाएंगे? कैसे छीन पाएंगे भाजपा से इस सीट को आप? देखिए, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जो 1,21,722 वोट कटा है वो हमारा जीत का लक्ष्य है, क्योंकि वो फर्जी वोट था इनका। और वो फर्जी वोट नहीं डलेगा। जहाँ 2 वोट डलेगा, यहाँ जिसे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना कैंट के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी को देगा। और जिसे भारतीय जनता पार्टी को हरा के आज़ाद समाज पार्टी के साथ, आज़ाद लोगों के साथ जुड़ना है, वो आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेगा, भाई संजीव पाल को वोट करेगा। तो बिल्कुल संजीव पाल जी हैं। कभी 12 वर्ष की आयु में संजीव पाल जी ने एक काम किया था, एक अपने पड़ोसियों को इंसाफ दिलाया था। उसके बाद धीरे धीरे सामाजिक कार्य करते रहे। सामाजिक कार्य से फिर राजनीतिक गलियारों में उनकी पहुंच बनने लगी। कांग्रेस, फिर जो भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी थी वो ज्वाइन की। उसके बाद आरएलडी ज्वाइन की और अब आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और कैंट विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं और प्रदेश के संगठन मंत्री भी हैं। अब इनका दावा यही है कि अगर
जो भाजपा जिस सीट को अपनी सीट बताती है, कैंट को अपनी सीट बताती है, जहां से भाजपा लगातार जीत रही है पूरे प्रदेश में, अगर किसी सीट पे उनको विश्वास होता है तो वो केवल मेरठ कैंट सीट पे होता है। और इसी सीट पर अब संजीव पाल यहाँ पर अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। संजीव पाल का ये कहना है कि अगर यहाँ खुद योगी जी भी आ जाएं तो वो भी संजीव पाल के आगे नहीं टिक सकेंगे। उन्होंने तो दावा ये भी किया है कि अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सीट से लड़ते हैं तो वो भी दूसरे नंबर पर रहेंगे। इन्होंने पहले ही बता दिया है कि नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं और योगी जी तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं। जबकि ये जो सीट है, संजीव पाल का कहना है, संजीव पाल के पाले में, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के पाले में, उनके खाते में जाने वाली है। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन। नमस्कार, जय हिंद।